नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम देखेंगे कि जो अफगान विद्रोह हुए थे, वह विद्रोह कैसे थे और उन विद्रोहों से जो औरंगजेब है वह किस प्रकार से निपटता है। अफगान विद्रोह जो मुगल साम्राज्य है उसकी व्यवस्थाओं को कितना प्रभावित करते हैं, कितना इम्पैक्ट डालते हैं मुगलिया सल्तनत पर, इसे हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं अफगान विद्रोह को। चीजों को हम कनेक्टिंग में भी देखेंगे, जिससे जिससे इनको समझना काफी आसान हो हमारे लिए। जब हम अफगानों की बात करते हैं तो दरअसल यह अफ़गान हैं कौन और रहते कहाँ हैं? अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें, तो मुगल साम्राज्य पश्चिम से आया। इससे पहले अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो वहाँ पर भी क्या थी? अफ़गानी व्यवस्था। अफ़गानी व्यवस्था मतलब क्या? स्थानीय सरदार होते थे। जैसे छोटे-छोटे क्षेत्र हैं, तो यहाँ के क्या होते थे? सरदार होते थे और इन सरदारों के पास कुछ सैनिक होते थे। ये सारे सरदार आपस में मिलते थे और किसी बड़े क्षेत्र को क्या करते थे? जीत लेते थे। जब बड़े क्षेत्र को जीतते थे, उसके बाद क्या करते थे? आपस में बँटवारा। पूरी दिल्ली सल्तनत के दौरान यह घटनाक्रम आपको मिलेगा। बड़े क्षेत्रों को जीतेंगे, आपस में बँटवारा करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो शासन है, उसमें क्या है? हिस्सेदारी, यानी जो केंद्रीयकरण, वह क्या है? काफ़ी कम है। यह समस्या हमने देखा तुगलक वंश के साथ, सैयद वंश के साथ, यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान जितने भी लोग थे, उनके साथ यह समस्या हमने देखी। अब इन सब के बीच जब मुगल आ जाते हैं, तो मुगलों के साथ भी यही होता है। कोशिश यह की जाती है कि जो स्थानीय प्रशासक हैं, वह अपना प्रभाव बनाए रहें। लेकिन जब अकबर का शासन आता है, तो अकबर बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत करता है और उस बनाई हुई व्यवस्था को किसी तरीके से जो जहांगीर है, वह भी चला पाता है और उसके बाद जो शाहजहां है, वह भी चला पाता है। यानी मुगल साम्राज्य के दौरान, स्पेशली अकबर के दौरान जो केंद्रीकरण की व्यवस्था है, वह बहुत मजबूत हो जाती है। इन सब का प्रभाव यह होता है, तो स्थानीय विद्रोह है, उनके होने की जो संभावना है वह काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अकबर से लेकर शाहजहाँ तक जो मुगल सेना है, वह बहुत ताकतवर है और ताकतवर के साथ-साथ आर्थिक रूप से क्या है? मजबूत है। इससे जो स्थानीय विद्रोह हैं, इन विद्रोहों को दबा दिया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे यह समस्या बनी रहती है। अगर हम बात करें अफ़गानों की, तो अब औरंगज़ेब प्रशासक बनता है और अफ़गान जो पंजाब है और जो काबुल है, उसके बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहीं पर यह रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? संसाधन काफ़ी कम, तो अफ़गानों के पास काम क्या है? अफ़गान 2 काम करते थे। पहला, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के जो यात्री हैं और जो व्यापारी हैं, उनको लूटते थे। यानी इस पहाड़ी क्षेत्र से स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ खैबर दर्रे की, यह वही खैबर दर्रा है, जहाँ पर बीरबल मारे गए थे। यानी अकबर के समय में भी विद्रोह हो रहे थे और उस समय बीरबल की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर टेंशन थी। तो अफ़गान बेसिकली 2 काम करते थे। या तो वह इन क्षेत्रों में व्यापारियों को लूटते थे या फिर मुगल सेना जो है, उनमें सैनिकों के रूप में भर्ती होते थे। यानी मुगल सेना इन अफ़गानों को अपने यहाँ सैनिकों के रूप में भर्ती करती थी। इसमें 2 समस्या थी सैनिकों के रूप में भर्ती करने में। एक, जो इनका प्रभाव है, वह बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। दूसरा, इनका जो प्रभाव है, वह कम भी ना हो। प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो यह क्या करते थे? स्थानीय प्रशासन की माँग, यानी प्रशासन में हिस्सेदारी। और अगर प्रभाव कम होता था, फिर यह क्या करते थे? लूट-मार। यानी बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता था अफ़गानियों को। पूरी जो समस्या है, वह हमने समझ ली। अगर हम ओवरऑल में समझें, तो अफ़गान समस्या क्या है? गैर उपजाऊ क्षेत्र में यह रहते हैं। इससे क्या है? कोई अस्थायी स्रोत नहीं है इनके पास आय का और अगर अस्थायी स्रोत नहीं है, तो यह कहीं न कहीं डिपेंडेंट है, उसका प्रभाव दिखेगा। इसके अलावा मुगलों में सैनिक हैं, यानी सैन्य व्यवस्था का भी इनको अनुभव है। लड़ाकू हैं, यानी युद्ध करना इनकी व्यवस्थाओं में शामिल है। स्थानीय प्रशासन के समर्थक हैं, यानी इनके यहाँ जो व्यवस्था है, उसमें जो स्थानीय प्रशासक हैं, उनको शासन में हिस्सेदारी मिलती है। उस व्यवस्था के यह समर्थक हैं। तो इस तरह अफ़गानों की पूरी मूल समस्या है। अब हम तथ्यों को देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अकबर के समय में क्या था? जो यह अफ़गान थे, इनको जागीरदार मिलती थी और उसी जागीरदारी से ये अपना भरण-पोषण करते थे। कुछ स्थानीय सैनिकों के रूप में नियुक्त होते थे, वहाँ से इनका काम चलता था। लेकिन औरंगज़ेब के समय काल में क्या हुआ? जो मनसबदार हैं, इनकी संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत सारे बनाए गए। यानी मनसबदारों की जो संख्या है, वह संख्या तो बढ़ गई, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, वह प्रोडक्टिविटी कम हो गई। जैसे मान लेते हैं कि अगर अकबर के समय में 1000 मनसब हैं और औरंग के समय यही मनसब बढ़कर अब हो गए 1200, तो जो यह 200 एक्स्ट्रा मनसब हैं, इनको क्षेत्र कहाँ से मिलेगा? यानी क्षेत्र जो है, जिनमें मनसबदारी दी जाएगी, वह तो सीमित है, वह बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि अकबर के समय में ही मुगल साम्राज्य है, वह सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा करता है या सबसे बड़े क्षेत्र तक उनका
प्रभाव है स्पेशली उन क्षेत्रों पर जो आय के साधन है, जहाँ से आय होती है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि जो आपका औरंग है, या नॉर्थ ईस्ट में जाता है, या दक्कन में भी जाता है, या अफ़गान क्षेत्र में भी जाता है। लेकिन यह क्षेत्र कैसे हैं? गैर उपजाऊ, या फिर यहाँ जो आय के साधन हैं, वह नहीं है। तो अब जब 1000 मनसब से 1200 मनसब हो गए और यह 200 मनसब बढ़ गए, तो इनको जो क्षेत्र दिया जाएगा, वह इन्हीं 1000 मनसबों का होगा। यानी जो पुराने मनसब हैं, या जो पुराने मनसबदार हैं, इनका क्षेत्र क्या होगा? सीमित होगा। सीमित होगा मतलब आय घटेगी, और आय घटेगी इसका मतलब यह होगा कि जो असंतोष है, वह बढ़ेगा। दूसरा, अब जब आय घटेगी तो क्या होगा? जो वसूली है, वह ज़्यादा होगी। मनसब यह चाहेंगे, या मनसबदार यह चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वह क्या करें? कर वसूले। अब जब ज़्यादा कर वसूला जाएगा, तो इससे क्या होगा? जो किसान हैं, उनका शोषण होगा। जब किसानों का शोषण होगा, तो जो आपके जमींदार हैं, इनकी आय भी कम होगी, और इस कारण से जो किसान हैं, जमींदार हैं, यह दोनों क्या हो जाएँगे? धीरे-धीरे विद्रोही, या यह करेंगे विद्रोह। तो एक यह स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो हमको मुगल सल्तनत में दिखती है, स्पेशली औरंगज़ेब के समय। तो जागीरदारी प्रणाली का क्या है? संकट है। जागीरदारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, मनसबदारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, आय के जो स्रोत हैं, वह घट रहे हैं, मनसबों की जो संख्या है, वह बढ़ रही है, और लगातार इससे जो नाराज़गी है किसानों में, ज़मींदारों में, यह बढ़ती जा रही है। तो एक समस्या क्या है कि जागीरदारी का संकट है। अगली बात यह है कि जो केंद्रीय हस्तक्षेप है, वह बढ़ता जा रहा है, और जो राजस्व का दबाव है, वह बढ़ता जा रहा है। यानी अकबर के समय से ही हम देखते हैं, जो केंद्रीयकरण है, वह बढ़ता जा रहा है। यानी डिसीजन लेने की पावर, आदेश जारी करने की जो शक्ति है, इसके नियम कानून माने जाएँगे, यह सब क्या हो रहा है? केंद्र की तरफ बढ़ रहा है। यानी केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइज़ेशन हो रहा है। और दूसरी तरफ युद्ध खूब हो रहे हैं। अफ़गानों का विद्रोह है, नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह है, दक्कन में विद्रोह है, जाटों का विद्रोह है, सिखों का विद्रोह है। यानी विद्रोह खूब हो रहे हैं, युद्ध खूब हो रहे हैं। युद्ध में खूब सारा पैसा लग रहा है, और उस पैसे की पूर्ति के लिए जो राजस्व की वसूली है, वह ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। वहाँ पर मनसबदार भी अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी केंद्रीय हस्तक्षेप हो रहा है, और जो राजस्व का दबाव है, वह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे हो क्या रहा है? जो केंद्रीय नियंत्रण है, वह मजबूत हो रहा है। राजस्व की जो माँग है, जैसे हम देखते हैं कि अकबर काल में यह 1/3 थी, औरंगज़ेब के काल तक 1/2 हो गई। यानी जितना भी उत्पादन होगा, उसका 1/2 चला जाएगा कहाँ पर? राजस्व वसूली में, यानी टैक्स हो जाएगा। अब किसानों का शोषण होगा, और धीरे-धीरे जो राजनैतिक व्यवस्था है, वह ऐसी लगने लगेगी कि शोषण हो रहा है। इनमें और समस्या भी है। मनसबदार अलग से टैक्स वसूलते थे, अलग-अलग मनसबदार अलग-अलग तरीके की प्रशासकीय व्यवस्था अपनाते थे। किसानों का हर क्षेत्र में क्या होता था? शोषण होता था। इसीलिए जब आप ब्रिटिश व्यवस्था पढ़ेंगे, और वहाँ पर जब एक विचारधारा पूछी जाती है कि दरअसल जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों को क्यों सपोर्ट किया? उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था को क्यों अपनाया? उन सबका एक कारण आपको यह भी मिलेगा कि जो पुरानी व्यवस्था है, वह बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है? कमज़ोर हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो जो नई व्यवस्था आई, या जो नई व्यवस्था आने की लोगों को संभावना दिखी, उसमें लोगों ने सोचा कि शायद ऐसी व्यवस्था आएगी, जिसमें जातिवाद नहीं होगा, शोषण कम होगा, जो टैक्स के रेट हैं, वह फिक्स होंगे। क्योंकि भले ही यह टैक्स के रेट 1/3 हो या 1/2 हो, यह टैक्स वसूले कैसे जाएँगे? कितना वसूला जाएगा? यह कहीं न कहीं डिपेंड करता था मनसबदार पर, जमींदार पर। और ज़्यादा टैक्स वसूल लेते थे, या तो फिक्स था ही। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स वसूल लिए जाते थे। तो एक समस्या यह भी बनी थी। इसी कारण से जो ब्रिटिश व्यवस्था है, उसको समर्थन मिलेगा, और जो स्थानीय लोग हैं, वह अपनाएँगे ब्रिटिश व्यवस्था को, क्योंकि उन्हें होप दिखेगी। इस सब के अलावा औरंगज़ेब की अपनी जो धार्मिक नीतियाँ हैं, वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। एक पूरा समूह है, जैसे सिख हैं, हिंदू हैं, इनकी धार्मिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करना, इनको कंट्रोल करना, इनको नुकसान पहुँचाना, जजिया जैसी व्यवस्था को लागू करना, जजिया जैसे कर को ज़बरदस्ती वसूलना, ये सब मिलकर ऐसे कारण पैदा कर देते हैं कि खूब सारे विद्रोह होते हैं। अब हम देखते हैं अफ़गान विद्रोह को। औरंगज़ेब के समय में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1667 से। इसी को कहते हैं यूसुफ़ज़ाई विद्रोह। देखिए, एक कबीला है, और कबीला कौन-सा? यूसुफ़ज़ाई। इस कबीले में एक नेता होता है, एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है भागू। भागू ने क्या किया? विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद उसने यह कहा, जो मोहम्मद शाह है, अब यह मोहम्मद शाह कौन है? यह भी यूसुफ़ज़ाई कबीले का है। तो भागू ने क्या किया? मोहम्मद शाह को घोषित कर दिया राजा। कि अब उनका राजा कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को ही क्यों? क्योंकि मोहम्मद शाह के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक
प्राचीन क्या है, राजवंश का है, यानी पुराने राजा का वंशज है। तो यह क्या है, राजा है। क्या किसने, भागू ने। तो खुद को क्या बनाया इसने, खुद को बना दिया इसने वजीर। अब भागू बन गया वजीर, मोहम्मद शाह बन गया राजा। इन सब के साथ एक चीज और जुड़ी, एक धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन कौन सा, रोशनाई। रोशनाई आंदोलन जो नैतिक नियम किसके, इस्लाम के, उन नैतिक नियमों पर खूब ज्यादा जोर देता है। अब जो आपका यह भागू है, इसने क्या किया, जो हजारा का क्षेत्र है, जो अटक का क्षेत्र है, पेशावर का क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया, अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया। कंट्रोल स्टेब्लिश करने के अलावा जो खैबर दर्रा है, इस खैबर दर्रे पर भी अधिकार कर लिया। यानी जो व्यापारिक मार्ग है, उस व्यापारिक मार्ग को पूरी तरीके से क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब औरंगजेब ने क्या किया, सबसे पहले भेजा शमशेर खान को। लेकिन जो समस्या आई थी शुरुआत में दक्कन में, वही समस्या यहां भी आई। समस्या क्या, स्थानीय लोग थे, और जो छापेमार युद्ध पद्धति है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपर्ट हैं, सकरे रास्ते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, और इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो लड़ने की टेक्निक है उनमें यह अफगान क्या है, बहुत एक्सपर्ट है। तो जो औरंगजेब की सेना है वह बुरी तरीके से यहां पर पराजित होती है। औरंगजेब ने क्या किया, आमीन खान को भेजा, मोहम्मद आमीन खान। खूब लड़ाइयां हुई, लगातार युद्ध होते रहे, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन दोनों पक्ष जो हैं इनको खूब नुकसान हुआ। औरंगजेब की सेना को बार बार लूटा गया, बहुत यहां पर विद्रोह हुआ, बहुत ज्यादा मारकाट हुई, लेकिन फाइनली कोई डिसीजन नहीं निकला। लेकिन इसका इंपैक्ट यह पड़ा कि थोड़े समय के लिए क्या हुआ, यह विद्रोह दब गया। इसका जो प्रभाव है वह ज्यादा नहीं रहा, वह काफी कमजोर हो गया। 1672 के आसपास यह फिर से विद्रोह शुरू हुआ, और इस बार भेजा गया मोहम्मद आमीन खान को। यह काबुल का गवर्नर था, इसको भेजा गया कि यह जाए और इस विद्रोह को दबाए। इस बार भी जो मुगल सेना भेजी गई थी वह लगभग समाप्त हो गई। जो अमीन है वह किसी तरीके से अपनी जान बचाता है। 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति लूट ली जाती है, मुगल किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागते हैं। अफगानों ने इस बार क्या किया, अपना सिक्का चलवाया, अपना खुतबा पढ़वाया, पूरी तरीके से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। जो अटक काबुल का व्यापारिक मार्ग है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, और यहां पर अब जो मुगल सेना की व्यवस्था है वह पूरी तरीके से क्या हो गई, डगमगा गई, पूरी तरीके से वह कमजोर हो गई। अंतिम रूप से औरंगजेब को खुद आना पड़ा। 1674 के आसपास औरंगजेब खुद पहुंचता है दक्कन में। इसके अलावा एक व्यक्ति यहां पर और आता है। आपको अगर याद हो पिछले वीडियोस के तहत, तो हमने बात की थी जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की यहां पर नियुक्ति की जाती है, और जसवंत सिंह मुगल सेना को यहां पर बचाते हैं। मुगल सेना की तरफ से आए थे उस समय सुजात खान। सुजात खान खैबर दर्रे में फंस जाते हैं। जो अफगान है वह बुरी तरीके से उनको फंसा लेते हैं, लेकिन किसी तरीके से जसवंत सिंह इस सुजात खान को बचाते हैं, मुगल सैनिकों को बचाते हैं, और अफगानों के प्रभाव को कम करते हैं। औरंगजेब खुद आया। 1674 से लेकर 1675 तक, यानी लगभग 1.5 साल तक औरंगजेब अब रहता है कहां पर, इसी पेशावर के क्षेत्र में, यानी अफगानों के विद्रोह के सामने। अंत में जो अफगानों में एकता है उस एकता को तोड़ा जाता है, मुगलिया पद्धति को अपनाई जाती है। मुगलिया पद्धति यहाँ काम करती है, उनके बीच विद्रोह पैदा किया जाता है, कुछ को अपनी तरफ मिलाया जाता है, कुछ को घूस दी जाती है। इसी तरीके से जो यह गठबंधन था अफगानों का, जो अफगान आपस में जुड़े हुए थे, इसको तोड़ा जाता है। कुछ अफगानों को सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाता है, कुछ को सब्सिडी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। मतलब पूरी जो अफगान व्यवस्था है उसको तोड़ा जाता है, और जो अमीर खान है इसको बनाया जाता है काबुल का सूबेदार, और इस तरीके से इस अफगान विद्रोह को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अफगानों ने एक बात यहां पर स्टेब्लिश कर दी। वह कौन सी बात थी, मुगल सेना को हराया जा सकता है, पूरी तरीके से हराया जा सकता है, और मुगलों को लूटा जा सकता है। यह स्टेब्लिश कर दिया अफगानों ने। इसका इंपैक्ट यह पड़ा कि जो मराठा है उनको इतना समय मिल गया कि अपने क्षेत्र का वह विस्तार कर सके, क्योंकि औरंगजेब अब बिजी कहाँ है, अफगानों में। तो यहां पर मराठों को अवसर मिलता है कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार करें। हमको यह समझना होगा कि ऐसा क्या हो रहा था औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, जो यह विद्रोह इतने जटिल होते जा रहे थे। क्योंकि हम देखते हैं कि बाबर के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय, इन सब के समय भी यह विद्रोह हो रहे थे, लेकिन औरंगजेब के समय यह इतने ज्यादा जटिल कैसे हो गए। जब हम औरंगजेब के काल में देखते हैं, जैसे यूसुफजई विद्रोह, तो स्थानीय प्रशासन की मांग, धन की समस्या, शासन में इनको ना शामिल करना, मुगल सैनिकों के रूप में जो इनकी एक आय थी उस आय को रोक देना, यानी एक तरीके से जो केंद्रीकरण है, उस केंद्रीकरण में जो ज्यादा से ज्यादा मनसब बनाए जा रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा मनसबदार बन रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, आय के स्रोत को सीमित कर रहे हैं। औरंगजेब भी बहुत सारे युद्ध लड़ता है, तो बहुत सारे युद्धों के कारण बहुत सारी जो संपत्ति है वह भी समाप्त होती है।
जब आप शासनकाल देखेंगे जहांगीर का, आप शासनकाल देखेंगे शाहजहां का, तो यहाँ पर जो आय के स्रोत हैं, उनको बढ़ाने का बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया जाता है। आय लगातार घटती जाती है। खूब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाते हैं, बहुत सारी इमारतें बनती हैं, खूब पैसा लगाया जाता है, ताजमहल जैसी इमारत बनती है। तो खूब पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। आय के जो सोर्स हैं, वह बढ़ते नहीं हैं। और अब औरंगज़ेब के सामने समस्या यह है कि उसके पास खजाने में धन नहीं है, युद्ध उसको करना है। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान और उसका इम्पैक्ट यह होता है कि जो स्थानीय प्रशासक हैं, वह अपना प्रभाव अब बढ़ाने लगते हैं, एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि मुगल सेना कमज़ोर हो चुकी है और मुगलों को लूटा जा सकता है, मुगलों को हराया जा सकता है और स्थानीय शासन व्यवस्था को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल था अफ़गान विद्रोह। अफ़गान विद्रोह ने वह आधार प्रदान किया जिसने यह एस्टेब्लिश किया कि मुगलों को हटाया जा सकता है। तो जटिलता के अगर हम आर्थिक कारण देखें और स्पेशली हम बात करें अफ़गानों की, तो यह पहाड़ी इलाके हैं, आय के साधन कम हैं। पहले इनको मुगल सैनिकों के रूप में नियुक्ति मिलती थी, बहुत सारी इनको सब्सिडी मिलती थी, वह सारी सब्सिडी बंद हो गई। इनको जो मुगल सैनिकों के रूप में नियुक्ति थी, वह नियुक्ति भी सीमित हो गई। तो ज़ाहिर-सी बात है, इनकी आय सीमित हो गई। जब इनकी आय सीमित हो गई, तो इनको कहीं न कहीं से आय चाहिए थी। इन्होंने क्या किया? विद्रोह करना शुरू कर दिया और इस विद्रोह ने अंततः क्या किया? मुगल सैनिक की जो कमजोरी है, उसको जग जाहिर कर दिया। दूसरा बड़ा कारण, इनको पहले प्रशासन में हिस्सेदारी मिलती थी, जो अफ़गान व्यवस्था का पार्ट था। लेकिन औरंगज़ेब ने क्या किया? केंद्रीकरण की व्यवस्था, सारा जो प्रशासन है, वह अपने कंट्रोल में ले लिया। इसमें हमको दिखता है कि औरंगज़ेब का जो व्यक्तिगत नेचर है, वह बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। यानी औरंगज़ेब बहुत शक्ति स्वभाव का है, अपने भाइयों पर शक करता है, पिता पर शक करता है, राजपूतों पे शक करता है, मराठों पे शक करता है, मतलब किसी पर उसको भरोसा नहीं है। अब जब औरंगज़ेब का यह नेचर है, तो उससे क्या हुआ? जो स्थानीय प्रशासन है, वह सब उसके अगेंस्ट हो गए और यहाँ पर जो भौगोलिक दशा है, वह ऐसी है कि मुगल सैनिक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। सामाजिक समस्या में अगर हम देखें, तो जो जनजातीय व्यवस्था थी, जिसमें इनको प्रशासन में हिस्सेदारी मिलती थी, उस व्यवस्था को तोड़ा गया। उस व्यवस्था के टूटने के कारण जो पश्तून एकता है, यानी बहुत सारे जो अफ़गानी लोग हैं, वह आपस में मिलके फिर से किसी क्षेत्र को जीते, वह भावना फिर से डेवलप हो गई और इस बार वह क्षेत्र था मुगलों का क्षेत्र। इसके अलावा जो बहुत सारे मुगल सैनिक हैं, उनके मनसबदार हैं, वो बहुत सारी ऐसी अनैतिक चीज़ भी करते थे। महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, उनसे संपत्ति लूटना, उनके धन को लूटना, उनकी उपज को लूटना, यह सब कौन कर रहे थे? मनसबदार भी कर रहे थे। के पीछे भी हमने कारण देखा, स्पेशली लूट वाली बात में, तो यह सारे काम भी हो रहे थे। इसने क्या किया? यह एस्टेब्लिश कर दिया कि यह इस्लामी व्यवस्था नहीं है। इस्लाम में इस तरह से काम नहीं होता है और अब जो मुगल प्रशासन है, वह इस्लाम की नीतियों से भटक चुका है। इस्लामी शासन व्यवस्था को फिर से एस्टेब्लिश करना है। यह बात भी एस्टेब्लिश हुई। परिस्थितियां अन्य क्षेत्रों में भी कुछ इसी प्रकार की थी। दक्कन में युद्ध हो रहे थे। जाट, सिख, राजपूत, यह सब भी क्या हो रहे थे? मुगलों के अगेंस्ट। इन सब में सबसे बड़ी भूमिका है राजपूतों की। राजपूत बड़े सहायक थे मुगलों के विद्रोहों को या मुगलों के खिलाफ हो रहे विद्रोहों को दबाने के पीछे। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान स्पेशली जसवंत सिंह, जय सिंह, इन सब से भी औरंगजेब दुश्मनी मोल ले लेता है। प्रभाव यह पड़ता है जो राजपूत है वह भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और मराठों को प्रॉपर समय मिलता है कि वह शिवाजी का राज्याभिषेक करवा पाए। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक इन्हीं परिस्थितियों के कारण या इन्हीं अवसरों के बीच हो जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि औरंगजेब के काल में जो यह विद्रोह हुए थे, इन्हीं विद्रोहों के कारण कहीं ना कहीं जो मुगल सल्तनत है वह अपनी समाप्ति की ओर जा चुका था। जागीरदारी संकट लगातार गहराता जा रहा था, मनसबदारी का संकट वह बढ़ता जा रहा था, दरबार में भी अलग अलग गुट बन रहे थे, स्थानीय प्रशासक साथ नहीं दे रहे थे, यानी मुगल सत्ता जो है वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से कमजोर हो रही थी। मनसबदार खूब हो गए थे लेकिन उत्पादन नहीं था, उत्पादन के क्षेत्र सीमित थे। मनसबदार अपना अपना हिस्सा चाहते थे, केंद्रीय शासन व्यवस्था भी एक बड़ा हिस्सा चाहती थी, उनको भी युद्ध लड़ने थे। तो वहां पर जो लूटमार है वह लगातार बढ़ती गई। जो विद्रोही क्षेत्र हैं जैसे मथुरा का क्षेत्र, आगरा का क्षेत्र, जाट क्षेत्र, पंजाब, सिख, राजस्थान, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, इन सारे क्षेत्रों में जो आय के एक बड़े सोर्स थे यह ब्लॉक हो गए। यहां से अब राजस्व वसूली नहीं हो रही है क्योंकि यह सब क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। अब नए नए जागीरदार बन रहे हैं। इन जागीरदारों को अक्सर कठिन इलाके दिए जाते थे, यानी नया कोई जागीरदार बना उसको ऐसा इलाका दिया जाता था जहां से टैक्स की वसूली कम होती थी। जब वह पहुंचता था वहां पर तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए खूब ज्यादा वह टैक्स वसूलता था। इससे जो किसान है वह अगेंस्ट हो जाते थे।
उनका संकट भी बढ़ता चला गया। दूसरा, इससे पहले यह देखा जाता था जो जमींदार है, जागीरदार है, यह कहीं न कहीं किसानों की हितैषी है, किसानों की मदद करते हैं। लेकिन अब यह धीरे-धीरे एस्टेब्लिश होने लगा, यह जो जागीरदार हैं, जमींदार हैं, यह लूट कर रहे हैं, तो यह संकट भी बढ़ता गया। अफ़गान विद्रोह के दौरान अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि मुगलों की प्रतिष्ठा जाती है, मुगलों को बहुत सारा धन जाता है, मुगलों के बहुत सारे सैनिक जाते हैं और यह एस्टेब्लिश हो जाता है कि मुगल सेना को पराजित किया जा सकता है और दक्कन के क्षेत्र में मराठों को यह पूरा अवसर मिलता है कि वह अपने प्रभाव को खूब ज्यादा बढ़ा पाए और यह बाद में मुगल सल्तनत की समाप्ति के पीछे फिर से एक नया और सबसे बड़ा कारण बनता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही दिल्ली आगरा का क्षेत्र यह भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था और मुगलों का खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका था। मुगलों की प्रतिष्ठा यह कमजोर हो चुकी थी, केंद्रीय सत्ता यह भी कमजोर हो चुकी थी, स्थानीय प्रशासक अपनी भूमिका को लगातार स्टेब्लिश कर रहे थे, व्यापारिक मार्ग यह बंद हो रहे थे क्योंकि जितने भी यह विद्रोह होंगे, यह विद्रोही क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्षेत्र से जो मुगल व्यापार है उस व्यापार को रोक देंगे, चाहे वह दिल्ली का क्षेत्र हो, आगरा का क्षेत्र हो, राजपूतों का क्षेत्र हो, दक्कन का क्षेत्र हो, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो स्थानीय प्रशासक है वह मुगलों का व्यापार रोक देंगे। आर्थिक हानि यहाँ पर लगातार होगी मुगलों की, यानी मुगल सत्ता अंदर से भी और बाहर से भी लगातार कमजोर होती है। 1707 तक जब तक औरंगजेब रहता है वह कुछ हद तक प्रभावशाली रहता है, लेकिन इसके बाद यह पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो जाता है कि अब मुगल सत्ता प्रभावशाली नहीं है, मुगलों का जो पतन है वह शुरू हो चुका है और मुगल अब ज्यादा दिनों तक शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे। इन सब के अलावा जो पश्चिमी शक्तियां हैं वह अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही थी, लोगों को एक नई उम्मीद जग रही थी कि अब जो नई प्रशासनिक व्यवस्था आएगी वह मुगलों जैसी नहीं होगी, जातिपात नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, क्योंकि इन सिद्धांतों को जो अंग्रेज हैं वह स्टेब्लिश कर रहे थे। तो औरंगजेब के शासनकाल के बाद लगातार मुगल सत्ता कमजोर होती है और अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ती है। क्षेत्रीय शक्तियां लगातार मजबूत होती हैं और मुगलों की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से वह चरमरा जाती है। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यह व्यक्तिगत गलतियों से ज्यादा, यानी औरंगजेब की जो व्यक्तिगत गलतियां हैं, यानी जैसे धार्मिक नीतियां, मराठों से गठजोड़ ना करना, इन सबसे ज्यादा जो संस्थागत विफलता है, तो सिस्टम डेवलप हुआ था, वह सिस्टम जो कमजोर पड़ गया, मनसबदारी व्यवस्था जो कमजोर पड़ गई, जागीरदारी व्यवस्था जो कमजोर पड़ गई, इसने मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे सबसे बड़ा योगदान दिया और अब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्ति की ओर आगे बढ़ने लगा। तो इस तरह हमने समझा कि क्या क्या समस्याएं थी, अफगान विद्रोह क्या था, क्यों हुए यह विद्रोह और इन विद्रोहों का जो मुगल है उन पर क्या प्रभाव पड़ा और अंततः कैसे इन विद्रोहों ने मुगल सत्ता को समाप्त करने के पीछे एक बड़ी भूमिका अदा की। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।